Going to discuss the human physiology because that's my favorite part to discuss. So let's discuss it. Unit 5 is of human physiology, जिसके अंदर हमें पढ़ना है डाइजेशन, जो कि कट चुका है, नहीं पढ़ना. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन. So these chapters we are going to discuss instead. हम ये चैप्टर 6 नहीं पढ़ेंगे because that's not included in our syllabus. Okay, so let's start. जब हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर पढ़ते हैं तो जैसे आपने पढ़ा होगा, जो ऑक्सीजन है इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़. जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि हार्मफुल होता है एज वी रिजल्ट इन, और जो कैटाबोलिक रिएक्शंस होती है, इट इज़ देयरफॉर एविडेंट जो ऑक्सीजन होता है हैज़ टू कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड द सोल. यानी ऑक्सीजन के पास में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास में ऑक्सीजन को एक सेल्स को कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है और CO2 क्या करना होता है, प्रोड्यूस करना होता है बाय द सेल्स. तो जितना ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर रिलीज़ भी करवाना पड़ेगा. और इसी जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द ब्रीदिंग इज. तो सेल्स जो होती है ना, उनको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उनके पास में ये रिक्वायरमेंट होती है कि उनको सब जो ग्लूकोज या अमाइनो एसिड या फैटी एसिड्स है उसमें ब्रेक डाउन करना होता है, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में. और फिर बाद में जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड को सबसे पहले ब्रेक डाउन करने के बाद में जो ऑक्सीजन है उसको क्या करना पड़ेगा, उनको सेल्स में यूज़ में लेना पड़ेगा और जो CO2 जो प्रोड्यूस हुई है उसको बाहर निकालना पड़ेगा. तो इस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं, जिसको हम कॉमनली रेस्पिरेशन भी कहते हैं. नाउ यू कैन, आप अपने चेस्ट पे हाथ रख के फील कर सकते हो अपनी ब्रीथिंग को, अगर आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए तो. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो मैकेनिज्म होती है ब्रीदिंग अ वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स. जैसे कि अलग अलग एनिमल में अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है जो डिपेंड करती है मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेड और फ्लैटवर्म्स होती हैं, और जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि स्पॉन्ज, सिलेंट्रेड और फ्लैटवर्म्स एक्सेट्रा एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर द इंटायर बॉडी सर्फेस. यानी कि स्पॉन्ज, सिलेंट्रेड और फ्लैटवर्म्स ये तीन ऐसे तरीके के इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन करते हैं. जबकि जो अर्थवर्म होता है ना, वो यूज़ करता है मॉइस्ट क्यूटिकल, और इंसेक्ट हैव इन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रैक्युलर ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी. तो देखो, जो अर्थवर्म होता है ना वो क्या यूज़ करता है, अपनी क्यूटिकल लेयर को यूज़ करता है, और इंसेक्ट अपने नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को यूज़ करता है, जैसे कि इसको अपन कहते हैं ट्रैक्युलर ट्यूब्स, जो यूज़ करते हैं हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक एयर बॉडी के अंदर. जो स्पेशल वेस्कुलाइज स्ट्रक्चर होता है इसको अपन गिल्स कहते हैं, या फिर ब्रांकियल रेस्पिरेशन. तो जो स्पेशल जो स्ट्रक्चर होता है जो कि वेस्कुलराइज होता है उसको हम गिल्स कहते हैं, जो कि ब्रांकियल रेस्पिरेशन होता है, और ब्रांचियल रेस्पिरेशन होता है. और एक तो होता है हमारे पास में अर्थवर्म यूज़ करता है मॉइस्ट क्यूटिकल को, और इंसेक्ट को जिसके पास में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जिसको हम कहते हैं ट्रैक्युलर ट्यूब्स. जो तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कैटेगरीज बन गई. एक तो कैटेगरी वो बन गई जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की है, जो क्या करते हैं स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेड और फ्लैटवर्म्स. तो वो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में कौन आते हैं, तीन आते हैं. कौन, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेड और फ्लैटवर्म्स. फिर कौन आते हैं, अर्थवर्म यूज़ करती है मॉइस्ट क्यूटिकल को, और इंसेक्ट के पास में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं जो कि ट्रैक्युलर ट्यूब्स होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करती है एटमॉस्फेरिक एयर पूरी बॉडी के अंदर. और जो स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं, जो कि ब्रांकियल रेस्पिरेशन, जिसको हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर एक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क को, जहाँ पे वेस्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड लंग्स, जो कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म, ताकि हम क्या करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकें. तो अब आपको पता है यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, सिर्फ एक पैसेज के अंदर हमको बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ मिल गई. एक तो इन्वर्टिब्रेट्स की मिल गई जो स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेड और फ्लैटवर्म्स का, ठीक है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है, तो उसमें आपको तीन टाइप मिल गए NCERT के अंदर ही. फिर आपको एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन, तो आपको क्या मिल गया, ये स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेड और फ्लैटवर्म. फिर आपको मॉइस्ट क्यूटिकल के लिए मिल गया अर्थवर्म्स. फिर आपको ट्रैकियल सिस्टम के लिए इंसेक्ट्स मिल गए. फिर आपको गिल्स, ब्रांकियल रेस्पिरेशन के लिए एक्वाटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क मिल गए, जहाँ पे लंग्स यूज़ करते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन के लिए टेरेस्ट्रियल फॉर्म में. तो ऐसे करके और फिशेज मिल गई फॉर गिल्स, और एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल लंग्स से रेस्पायर करते हैं. तो आपको कितना सारा वेराइटी मिल गई सिर्फ एक ही पैराग्राफ के अंदर. फिर एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग्स होते हैं वो रेस्पायर करते हैं थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन या फिर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. जो एम्फीबियंस होते हैं ना वो अपने, जैसे कि फ्रॉग हो गया, तो वो क्या करते हैं, अपने जो उसकी जो स्किन होती है जो मॉइस्ट होती है, और या फिर उस स्किन से अगर वो रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसको हम स्किन का रेस्पिरेशन, जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं. If we are going to talk about human respiratory system, we have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. It leads to nasal chamber. Through the nasal passage, the nasal chamber open into pharynx, a portion which is the common passage for food and air. जो pharynx है ना वो ओपन करती है थ्रू द larynx region into the trachea. तो देखो हमारे पास में पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है जो ओपन होता है आउट ऑफ द अपर लिप्स. इट लीड्स टू नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल. पहले आपको याद रखना होगा कि हमारे पास में एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है, सबको पता है. फिर वो किस में ओपन होता है, अपर लिप्स में. अपर लिप्स यानी कि हमारा जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है वो हमारे अपर लिप में ओपन होता है, एंड दैट इज गोइंग टू लीड टू नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज. एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ. यहाँ पे जो है नेजल चैम्बर, ये रहा नेजल चैम्बर जो NCERT बोल रही थी ना, ये हमारे पास अपर, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, यहाँ अपर लिप है, और इधर नेजल चैम्बर. तो नेजल चैम्बर कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है. जो नेजल चैम्बर है वो ओपन होता है इनटू फेरिंग्स, और एक पोर्शन ऑफ विच इट्स द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. तो देखो फेरिंग्स, F से फूड, ए यहाँ पे जो R है AR, इट इज स्टैंडिंग फॉर एयर, तो इसको बोलते हैं. फिर उसके बाद में जो फेरिंग्स है वो ओपन करता है लैरिंग्स रीजन से
इनटू द ट्रेकिया, और जो लैरिंग्स है वो एक तरीके का कार्टिलेजिनस बॉक्स है विच हेल्प इन द दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी ओवर हियर। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम फेरिंग्स कहते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो है ना, ये फेरिंग्स है जो कि कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। फिर उसके नीचे हमारे पास में क्या है, ग्लोटिस है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस क्या करता है, स्वेलोइंग कवर्ड बाय एपिग्लोटिस, और ये जो थिन इलास्टिक कार्टिलेज होता है जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। और जो लैरिंग्स होता है वो एक तरीके से कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन को। तो ये जस्ट उसके नीचे क्या हो गया, हमारे पास में लैरिंग्स हो गया। तो ये फेरिंग्स, ग्लोटिस, फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, नेजल चैम्बर, अपर लिप और यहाँ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ड्यूरिंग स्वोलोइंग ग्लोटिस, यानी कि जब हम स्वोलो करते हैं, टू बी कवर्ड बाय थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको हमने एपिग्लोटिस बोला, हमने पढ़ लिया। ये द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। ट्रेकिया इज स्ट्रेट ट्यूब, और ये जो है ना, ये एंडिंग अप इन द मिड थोरासिक कैविटी, जो डिवाइड करता है एट द लेवल ऑफ, याद करना है कि जो थोरासिक का जो लेवल है वो 5th थोरासिक वर्टिब्रा है, यानी कि राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में जब वो डिवाइड करते हैं तो वो कहाँ पे जाके करता है, 5th थोरासिक वर्टिब्रा में करता है। और वो फिर उसके बाद में रिपीटेडली डिवीजन करता रहता है, जस्ट लाइक फर्स्ट प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, देखो यहाँ प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, देन टर्शरी ब्रोंकाइज, देन ब्रोंकियोल, जो कि सपोर्टेड करते हैं बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। तो हम पूछ सकता है कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग जो होती है उसको कौन सा, मतलब ब्रोंकियोल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कौन सा करता है, तो आपको याद रखना वो इनिशियल ब्रोंकियोल्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। और हर जो ब्रोंकियोल्स होते हैं ना वो सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। और ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन रेगुलर वोल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को अपन एल्वोलाई कहते हैं। जो ब्रांचिंग होती है ब्रोंकियोल्स और एल्वोलाई कंप्राइजेज द लंग्स। वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, जो कि रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को और लंग सर्फेस को। मतलब कि लंग सर्फेस के बीच में और उसके बीच में से कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ये लंग का सरफेस है और यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन है, यहाँ एल्वोलाई है, और ये जो है इधर साइड ये ब्रोंकियोल्स है। तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन है उसको कम करने के लिए हमारे पास में प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, जो कि क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है थोरासिक कैविटी के, थोरासिक लाइनिंग के, सॉरी, जहाँ पे इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ना वो कॉन्टैक्ट होती है लंग सर्फेस की, जो मतलब अंदर की जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ना वो लंग के बिल्कुल लंग्स के सर्फेस के कनेक्टेड होती है। The part starting with the external nostril up to which the bronchiole constitute the conducting part, whereas the alveoli and their duct form the respiratory or exchange part। तो कुछ समझ में आना चाहिए कि एक तो होता है कंडक्टिंग पार्ट, ऊपर वाला पार्ट हमने देखा था, जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था वो वाला जो था वो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट था। और जो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आगे वाला आया है जहाँ पे फॉरेन पार्टिकल्स जो है उनको रिमूव करते हैं और एल्वेलाई जो है वो यूज़ में लेते हैं, तो वो चाहे कंडक्टिंग पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में दो पार्ट्स बन जाते हैं, एक तो होता है कंडक्टिंग और एक होता है एक्सचेंज। जो एक्सचेंज पार्ट होता है वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है किसका, एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन और CO2 का। और जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वो स्टार्टिंग में हमारा यूज होता है, जैसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से ऊपर तक का जो पार्ट है ना, ब्रोंकाई तक का, ब्रोंकियोल से ऊपर तक का पार्ट होता है वो कंडक्टिंग पार्ट होता है। तो लंग्स है ना, उनकी सिचुएशन की बात करें तो वो थोरासिक चैम्बर में होते हैं, जो कि एनाटोमिकली एक एयर टाइट चैम्बर है। और जो थोरासिक चैम्बर है ना वो डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, यानी पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम होता है, आगे की तरफ स्टर्नम होता है और साइड में रिब्स होते हैं, और लोअर साइड में एक डोम शेप का डायग्राम होता है। और जो एनाटोमिकल सेटअप होता है लंग्स जो है वो थोरासिक में कुछ इस तरीके से जचा हुआ है, इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि जो वॉल्यूम है थोरासिक कैविटी का वो रिफ्लेक्ट करता है इन द लंग पल्मोनरी कैविटी। यानी कि जो एनाटोमिकल सेटअप है लंग्स का थोरासिक में वो इस तरीके से कि कोई भी अगर वॉल्यूम के अंदर चेंज होगा ना ऑफ थोरासिक कैविटी तो वो रिफ्लेक्ट करेगा इन द लंग, यानी कि पल्मोनरी कैविटी में अफेक्ट होगा अगर हमारे कोई भी थोरासिक में लंग्स की जो वॉल्यूम के अंदर चेंजमेंट आए तो सच एन अरेंजमेंट, ऐसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं जरूरी है, ऐसी अरेंजमेंट को ब्रीथिंग के लिए, जो डायरेक्टली क्या करती है, मतलब कैन डायरेक्टली ऑल्टर नहीं करती पल्मोनरी वॉल्यूम, पर वो अल्टर कर सकती है पल्मोनरी वॉल्यूम बाय दीज फैक्टर्स, जो कि आप देख सकते हो। ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर, अगर हमने मतलब बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर अंदर ली और CO2 रिच एल्वेलर एयर को बाहर निकाला तो पल्मोनरी वॉल्यूम क्या कर सकती है, अल्टर कर सकती है। फिर जो गैसेस है ऑक्सीजन एंड CO2 का वो हमारे एल्वेलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस बाय द ब्लड, देन डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, और यूटिलाइजेशन होता है ऑक्सीजन बाय द सेल ऑफ कैटाबोलिक रिएक्शन और रिजल्टेड रिलीज ऑफ CO2, जो सेलुलर रेस्पिरेशन एज डील इन द चैप्टर 14। हम मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में 14 चैप्टर में डील करेंगे, पर यहाँ पे आप देख सकते हो जो यूटिलाइजेशन है ना ऑक्सीजन का। तो देखो ब्रीदिंग के अंदर दो स्टेप्स होते हैं, एक तो होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। तो देखो बाय विच जो एल्वुलर एयर इज़ रिलीज्ड आउट, जो मूवमेंट है एयर का इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज़ कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। तो अब मैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट और अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है प्रेशर ग्रेडियंट का और इंस्पिरेशन का, एक्सपायरेशन का, वो मैं समझाती हूँ अब, ओके। तो यहाँ हम आ चुके हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्पिरेशन की। इंस्पिरेशन यूजुअली 2 सेकेंड्स में होता है, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर इज़ ड्रॉन इन, यानी हम लेते हैं एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर की तरफ, और जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये प्रोसेस क्या होगी, एक्टिव प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा हमारे लंग्स के अंदर। व्हाट विल गोइंग टू हैपन, अ कॉन्ट्रैक्शन।
तो जैसे ही एयर हमारे लंग्स के अंदर एंटर करेगी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और डायफ्राम को अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्यूम जो है हमारी थोरैक्स की वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, और रिब्स और स्टर्नम विल गोइंग टू रेज, वो थोड़े आगे की तरफ बढ़ेंगे, बोलेंगे हमें थोड़ी सी जगह दो, थोड़ा सा मतलब वॉल्यूम चाहिए, ताकि जितनी भी एयर है, मतलब प्रेशर अगर बड़ा है, बाहर का प्रेशर अगर बड़ा है तो अंदर का क्या हो गया, कम हुआ होगा, और अगर अंदर का प्रेशर कम हुआ होगा तो अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ होगा। इसीलिए इंक्रीज़ हुआ है क्या, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर, और इंक्रीज़ हुआ है डोर्सो वेंट्रल एक्सिस के अंदर। तो इसीलिए पल्मोनरी वॉल्यूम क्या इंक्रीज़ हुआ है और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है, और इसीलिए जो फोर्सेस है वो एयर आउटसाइड टू मोर इनटू द लंग्स इंस्पिरेशन, यानी कि फोर्स एयर हम मतलब बाहर निकाल आउटसाइड से अगर हम अंदर लेते हैं लंग्स के अंदर तो उसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं। इस केस में जो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है वो क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है, और इंक्रीज़ हुआ है डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, यानी कि जो डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस है वो इंक्रीज़ हुआ है, और एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस वो इंक्रीज़ हुआ है। तो आप इसको याद कर सकते हो, जो इंस्पिरेशन है उस केस में आपका क्या इंक्रीज़ हुआ है, मतलब किस तरीके से, तो आपको याद करना है एपी एक्सिस और डीवी एक्सिस। तो एपी यानी कि क्या हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, और डीवी यानी कि डोर्सो वेंट्रल। तो एपी डीवी करके आप कैसे याद कर सकते हो इंस्पिरेशन, तो आई विल गोइंग टू बी एपी एंड डीवी, एपी इज एंटीरियर पोस्टीरियर और डीवी विल गोइंग टू बी डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो ऐसे आप इंस्पिरेशन के प्रोसेस को अच्छे से लर्न कर सकते हो, ये 2 सेकेंड का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट विल गोइंग टू हैव एक्सपिरेशन, जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है एक्सपायरेशन के लिए, क्योंकि वो 3 सेकेंड का होता है, और जो एल्वेलर एयर होती है वो रिलीज आउट, मतलब कि वो बाहर निकल जाती है। जैसे इंस्पिरेशन हमारी एक्टिव प्रोसेस थी ना, एक्सपिरेशन विल गोइंग टू बी अ पैसिव प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा, और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिससे यहाँ पर रिलैक्सेशन होगा तो एयर क्या होगी, मतलब हमारा जो लंग्स है वहाँ पे जो डायफ्राम होगा वो रिलैक्स करेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ आर्क करेगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, थोरैक्स का क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर वॉल्यूम थोरैक्स का डिक्रीज़ होगा तो रिब्स और स्टर्नम क्या करेंगे, अपनी रिटर्न करेंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, और एयर जो है वो बाहर की तरफ बढ़ेगी। इसका मतलब जो प्रेशर है वो किसका ज़्यादा होगा, हमारे अंदर का, यानी कि बॉडी के अंदर में जो लंग्स है उसका प्रेशर ज़्यादा हुआ होगा, और डायफ्राम क्या करने वाला है, अब रिलैक्स करने वाला है थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे बेचारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था ना डायफ्राम, वैसे यहाँ अब रिलैक्स करेगा। अब देखो यहाँ पे है ना, जैसे हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर इंक्रीजमेंट हुआ था और डीवी के अंदर इंक्रीज़ हुआ था, तो यहाँ पे बेचारे एपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और डीवी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपीरेशन के केस में एपी एंड डीवी विल गोइंग टू बी डिक्रीज़, बट हियर दैट विल गोइंग टू बी इंक्रीज़। नाउ हियर जो पल्मोनरी वॉल्यूम है दैट विल गोइंग टू ऑल्सो डिक्रीज़। क्यों वॉल्यूम इसीलिए डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, इसलिए वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगी। और आपको पता है प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो उसकी वजह से एक कॉजिंग ऑफ एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, उसको हम एक्सपिरेशन कहते हैं। तो हियर द मैकेनिज्म जो है ब्रीदिंग का वो हमारा कंप्लीट होता है। सो होप यू गाइस लाइक इट, लव इट, एंड सब समझ में आ गया होगा, आई नो इतना है जो बताता है एनसीईआरटी का वर्ड। जैसे कि बोल रहा है कि यहाँ पे सिमिलरली एक एक्सपेरिमेंट होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अगर हाई होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो डायफ्राम और कुछ स्पेशल सेट ऑफ मसल जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होते हैं जो रिब्स के बीच में होते हैं, वो हेल्प करते हैं इन जनरेशन ऑफ कुछ ग्रेडियंट्स। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स ऑफ द रिब्स एंड स्टर्नम causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis। इसीलिए क्या होता है ओवरऑल इंक्रीज होता है थोरासिक वॉल्यूम के अंदर, और इसीलिए इंक्रीज होता है किसमें, पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर भी। और अगर इंक्रीजिंग वॉल्यूम होता है तो डिक्रीजिंग इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से जो लंग्स है वहाँ से फोर्सफुली जो है ना एयर है ना वो बाहर से क्या करेगी, अंदर की तरफ मूव करेगी, जिसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल का कब, जब क्या होता है बॉडी का जो मतलब थोरासिक वॉल्यूम जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है डिक्रीज़ करता है, प्रेशर थोड़ा इंक्रीज करता है, तो डायफ्राम थोड़ा रिलैक्स करता है। जैसे यहाँ पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गया, फिर बाद में डायफ्राम रिलैक्स कर गया, तो ये चीज़ है यहाँ पे। फिर थोड़ा सा एक्सपल्शन होता है एयर का, लंग्स से एक्सपिरेशन कहते हैं उसको अपन। फिर वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। ऑन एन एवरेज जो हेल्दी ह्यूमन है ना वो ब्रीथ करता है 12 से 16 टाइम 1 मिनट के अंदर। और जो वॉल्यूम है एयर की वो इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर जो हेल्प करते हैं इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़।
देखो जो टाइडल वॉल्यूम है जिसमें अपन बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है 500 मिलीलीटर होती है। टाइडल वॉल्यूम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलीलीटर, ठीक है। तो आपको टीवी याद रखना है 500, और एक हेल्दी ह्यूमन, एक हेल्दी मेन है ना, वो इंस्पायर और एक्सपायर करता है 6000 to 8000 मिलीलीटर एयर पर मिनट। तो देखो अभी देखो टाइडल वॉल्यूम कितनी हुई है हमारे पास में 500, और एक नॉर्मल ह्यूमन कितनी करेगा 6000 to 8000, इतनी तो मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन करेगा, मतलब इंस्पायर करेगा, एक्सपायर करेगा। फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या होता है? ये जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ना, वो एक ऐसी तरीके की वॉल्यूम है, वो एक ऐसी एडिशनल वॉल्यूम है जो पर्सन इंस्पायर करेगा बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन। मतलब अगर लाइक ट्राई इट, मैं अभी ट्राई कर रही हूँ। मैं जब मतलब बहुत ही फोर्सफुली अगर मैं कुछ इंस्पायर करूँगी तो उसको मैं फोर्सफुली अगर मैं इंस्पिरेशन करूँगी तो उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में कैटेगराइज करेंगे हम, और वो 2500 मिलीलीटर टू 3000 मिलीलीटर होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज़ गोइंग टू इक्वल टू IRV। और उसके बाद में हमारे पास है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज़ ERV। और जो एडिशनल वॉल्यूम है ना एयर की, एक पर्सन एक्सपायर करता है बाय फोर्सेबल एक्सपिरेशन, जो होती है 1000 से 1100 मिलीलीटर। देखो सबसे पहले हमने देखा टाइडल वॉल्यूम जो 500 है, फिर एक इंसान कितना करेगा 6000 से 8000 मिलीलीटर तो करेगा ही करेगा इंस्पायर और एक्सपायर, तो इतना आपको याद रखना है। फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व इज़ 2500 to 3000, फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व इज़ 1000 to 1100 मिलीलीटर। ओके, नाउ लाइक रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? एक ऐसी वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जो रिमेन करती है, लंग्स के अंदर रहती है इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, और ये जो एवरेज होती है 1100 से 1200 मिलीलीटर होती है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम एक ऐसी वॉल्यूम होती है जो रहती है लंग्स के अंदर इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। तो मतलब मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सपायरेशन किया है, मतलब हम सांस अंदर बाहर लेते हैं ना, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सपायर किया, अच्छा योगा करके आई हूँ और मेरे मतलब बहुत थकी हुई हूँ, और मैंने एक्सपिरेशन किया तो वो मैंने कितनी की 1100 से 1200। तो अब यहाँ पे अगर मैं मतलब पूरा काउंट लिखूँ तो फर्स्ट मैं लिखूँगी जो कि क्या होगा, ऑब्वियसली दैट वुड बी फर्स्ट टाइडल वॉल्यूम जो कि कितना होगा 500। फिर नॉर्मल कितना लेता है 6000 से 8000 इंसान, ठीक है। नेक्स्ट इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है आप बताओ कमेंट के अंदर, फिर भी बता देती हूँ। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 2500 to 3000, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विल बी 1100 to 1200, राइट। फिर रेजिडुअल वॉल्यूम रेजिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 से 1200, और जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ही होता है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो वो टीवी प्लस IRV, और एक्सपिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी मतलब अगर C लग गया ना तो टीवी प्लस I है तो IRV, EC है टीवी प्लस E है तो ERV। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। अगर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में C लग गया और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में भी यहाँ पीछे C है, तो आप कैसे याद करोगे IRV प्लस टीवी ERV प्लस टीवी। और अगर FRC और VC है और TLC है तो इन तीनों को याद करने के लिए अलग मेथड है। FRC क्या होता है? एक फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम होती है या फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है। वो एक ऐसी वॉल्यूम ऑफ एयर है जो रहती है रिमेन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब मैंने नॉर्मली एक्सपायरेशन कर लिया उसके बाद में भी वो रह रही है वहाँ पे। तो इसके अंदर ERV प्लस RV यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम अगर मेरे पास आया तो वो FRC के अंदर आएगा। और वाइटल कैपेसिटी में जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन अ पर्सन कैन बी ब्रीथ इन अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, उसको मैं कहती हूँ मतलब कि एक फोर्स एक्सपायरेशन के बाद में अगर एक इंसान मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ पर्सन ब्रीथ कर सकता है उसको मैं वाइटल कैपेसिटी बोलती हूँ। इसके अंदर ERV TV IRV आते हैं, और जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है पर्सन ब्रीथ कर सकता है आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन भी हम कहते हैं कि इसको वाइटल कैपेसिटी को। तो देखो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? ERV और RV की वैल्यू कितनी 1100 से 1200, और ERV की वैल्यू कितनी है 1000 से 1100, तो आप ऐड कर लेना आपको FRC की वैल्यू मिल जाएगी। फिर VC की बात करें तो ERV कितनी होती है 1000 से 1100, TV इस 500, IRV कितनी होती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000, तो इन तीनों को ऐड कर लो VC की वैल्यू मिल जाएगी। और TLC की अगर मैं बात करूँ तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेशन, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो अकोमोडेट होती है लंग्स के अंदर आफ्टर फोर्स इंस्पिरेशन, इसके अंदर आती है RV ERV TV और IRV, यानी कि मतलब सब आ जाता है IRV ERV TV और RV। तो इसमें क्या नहीं आता, मतलब टोटल लंग कैपेसिटी में ERV आ जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
ठीक है। फिर एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडल वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, तो इसके अंदर चारों आ जाते हैं टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर। तो इन तीनों के अंदर पता है बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। क्या होता है कि जो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम होता है ना, वो एक ऐसी वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जो लंग्स के अंदर रहती है आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, और टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो एक ऐसी एयर होती है जो हम रख सकते हैं हमारे लंग्स के अंदर आफ्टर अ फोर्स इंस्पिरेशन। तो FRC और TLC ये दोनों क्या है, अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए। देखो जो FRC है वो तो क्या बोल रहा है कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में हम जो भी एयर को ले सकते हैं वो, और जो TLC है वो बोल रहा है फोर्सिबल रेस्पिरेशन के बाद में, इंस्पिरेशन के बाद में हम ले सकते हैं वो। और जो VC है ये मैक्सिमम है जो कि पर्सन ले सकता है आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। तो देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, बट आप ऐसे याद कर सकते हो। फोर्स्ड इंस्पायरेशन TLC, फोर्स्ड एक्सपायरेशन VC और नॉर्मल एक्सपायरेशन FRC, बस इतना से याद रख लो। देखो RV जो होती है ना, वो तो ऐसी है कि आप कितना भी खतरनाक वाला एक्सपिरेशन कर लो, आपके पास रेजिडुअल वॉल्यूम इतनी तो बची रहेगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एल्वोलाई जो होती है वो प्राइमरी साइट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज की, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है ना वो होती है ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में। ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइड्स बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन जो इन्वॉल्व होती है डिफ्यूजन में, आर सम ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को। तो देखो एल्वेली आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और एक्सचेंज होती है गैसेज का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ऑक्सीजन और CO2 आर एक्सचेंज इन द साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन, मेनली जो प्रेशर और कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसकी बात करते हैं हम। जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की एज वेल एज द थिकनेस पे डिपेंड करती है, मतलब कि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की एज वेल एज जो थिकनेस होती है मेम्ब्रेन की, इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन कोज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए क्या क्या हेल्पफुल है, सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की, फिर जो थिकनेस है मेम्ब्रेन की वो, प्रेशर, ठीक है, कंसनट्रेशन, ये सब मतलब बेस्ड है सिंपल डिफ्यूजन के ऊपर। नेक्स्ट है जो प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं PO2 या फिर ऑक्सीजन के लिए, PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और पार्शियल प्रेशर होता है इन दोनों गैसेस का इन एटमॉस्फेरिक एयर। टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन एज दिस इन टेबल, और जो डेटा है हम देख सकते हैं क्लियरली। जैसे ऑक्सीजन है एटमॉस्फेरिक एयर 159 है, एल्वेलाई में 104 है, जो डीऑक्सीजनेटेड है उसके अंदर कम ही होगा ऑब्वियसली 40, और ब्लड ऑक्सीजनेटेड के अंदर 95 जो कि ज़्यादा है, और टिश्यू के अंदर 40 है। क्यों? क्योंकि टिश्यू के अंदर ज़्यादा क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड होती है। अब जैसे यहाँ देखो CO2 की बात करें तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक एयर में CO2 0.3 है, कम है। एल्वेलाई के अंदर यहाँ पे कम है CO2, क्योंकि एल्वेलाई के अंदर जो O2 है वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि अच्छे से रिस्पॉन्स हो सके, मतलब रेस्पिरेशन हो सके। नेक्स्ट ब्लड डीऑक्सीजनेटेड जो है वो CO2 के अंदर 45 है, और ब्लड ऑक्सीजनेटेड 40, तो टिश्यू के अंदर 45। तो देखो नेक्स्ट हम देखते हैं ये सबसे पहले हमने इंस्पायर किया एयर, एल्वोलर एयर। जो पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन का वो 104 mmHg था, पार्शियल प्रेशर जो CO2 का था वो कितना था, 40 mmHg, ठीक है। और जो एल्वोलाई यहाँ पे हमें दिख रही है कुछ इस तरीके से एल्वोलस है। यहाँ से सबसे पहले क्या हुआ था, CO2 बाहर निकला, और CO2 निकला तो यहाँ से निकल गई CO2, ये एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है। ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन डंप किया, ऑक्सीजन यहाँ से मूव किया, ऑक्सीजन मूव किया हमारी हार्ट के अंदर आया। कहाँ आया ये हार्ट, ये तो एक्चुअली राइट नाउ इट इज़ लेफ़्ट एट्रियम, बट मेनली स्टार्टिंग में मतलब हमने ये हुआ, उसके बाद में क्या गया, लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल से क्या किया, ये पूरी बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ सिस्टमेटिक आर्टरीज जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके अंदर ऑक्सीजनेट का पार्शियल प्रेशर 95 mmHg है। यहाँ से वो टिश्यू में आया, टिश्यू से ऑक्सीजन ने लिया टिश्यू को। अब टिश्यू के अंदर क्या हुआ था, टिश्यू के अंदर अच्छी खासी एनर्जी रिएक्शन चल रही थी, जो ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, वो सब अच्छा खासा चल रहा था। तो वहाँ से वो क्या हुआ, CO2 रिलीज़ हो रहा था, तो CO2 यहाँ से आया, और यहाँ पे जो सिस्टमेटिक वेन्स है उनके पास में अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, तो यहाँ पे प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो कम हो गया, वो 40 हो गया, और CO2 का 45 यानी ज़्यादा हो गया। फिर वो जाएगा यहाँ पे, फिर वो क्या है, ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया, ये डायरेक्ट हमारे लंग्स के पास, जो कि पल्मोनरी आर्टरी ले जाती है राइट, और पल्मोनरी वेन लाती है। तो ऐसे करके ये पूरा जो है ना ये सिस्टम है किसका, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेडियंट इज़ प्रेजेंट फॉर CO2 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि फ्रॉम टिश्यू
टू द ब्लड एंड ब्लड टू एल्वेलाई। और जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो 20 to 25 टाइम ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, यानी कि जो CO2 वो ज़्यादा डिफ्यूज़ होता है हमारी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन से एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो हर यूनिट पर यूनिट डिफरेंस होता है, जो पार्शियल प्रेशर वो तो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है इज़ मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेली, यानी जो एल्वेलाई है ना ये जो है इसको देख सकते हो आप, इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास तो एक थिन स्क्वामस एपिथेलियम है किसकी, एल्वेलाई में। उसके बाद में एंडोथीलियम है, एल्वुलर कैपिलरीज, एल्वुलर कैपिलरीज की एंडोथीलियम है, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कि कंपोज है थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन जो डपोर्टिंग द स्क्वामस एपिथेलियम एंड द लोजमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथीलियल सेल ऑफ कैपिलरीज इन बिटवीन द हाउएवर। जो मतलब यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन है, एक तो कौन सी है, स्क्वामस एपिथेलियम जो पतली सी है, सेकंड एंडोथीलियम कैपिलरी ऑफ एल्वेलाई, और थर्ड है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि पतली सी है, स्क्वामस एपिथेलियम है वहाँ पे मेम्ब्रेन है। और इन बिटवीन हाउएवर इसकी जो टोटल थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है, लेस देन मिलीमीटर होती है। इसीलिए जो जितना भी फैक्टर होता है हमारे बॉडी के अंदर वो फेवरेबल होता है डिफ्यूजन के लिए और ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई। तो देखो देयरफॉर जितना भी फैक्टर होता है हमारी बॉडी के अंदर वो फेवरेबल होता है डिफ्यूजन के लिए, ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यू और CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई। इस स्ट्रक्चर को देखो आपको सब समझ में आ जाएगा। स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलर सेल जो कि नॉन सेल्ड थिक होती है वो यहाँ पे है, ये है स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलर सेल जो एल्वेलाई उसके ऊपर। ब्लड कैपिलरीज, रेड ब्लड सेल्स, दिस इज़ आवर रेड ब्लड सेल RBC। ये जो है ना ये है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो 3 लेयर हो गई ना, स्क्वामस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, और जो 97% ऑक्सीजन है ना उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय RBC इन द ब्लड। मतलब हमारा है ना ये ऐसे करके ऐसे ब्लड ना फ्लो करता है, उसके अंदर RBC है ना उसके ऊपर ऑक्सीजन ऐसे जैसे चढ़ जाता है, ऑक्सीजन उसके ऊपर ऐसे ट्रैवल करके फिर पहुंचता है कहाँ पे, हमारी पूरी बॉडी के अंदर। और जो रिमेन उसको कैरी किया था बाय डिसॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। और जो 20 to 25% अगर हम CO2 की बात करें तो जो CO2 होता है ना 20 to 25% CO2 ट्रांसपोर्ट किया जाता है RBC के द्वारा। बाकी 70% जो CO2 होता है इस कैरिड बाय बाइकार्बोनेट, और जो 7% CO2 उसको कैरी करते हैं इन डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। तो देखो ब्लड एक मेन मीडियम होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और CO2 का, और 97% जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय RBC इन द ब्लड। तो ऑक्सीजन की बात करें तो वो उसका 2 दे रखा है हमें यहाँ पे, एक तो फर्स्ट क्या दे रखा है कि वो 3% तो किससे हो जाता है डिज़ोल्व थ्रू प्लाज्मा, और 97% थ्रू RBC। इसीलिए हमारे RBC की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ताकि हमारी बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो। और सेकेंड CO2 के लिए 20 to 25% तो RBC ट्रांसपोर्ट करेगा जो कि थोड़ा कम ही है। और सबसे ज़्यादा है ना बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जो कि 70% को ट्रैवल होता है, और थोड़ा सा इसमें प्लाज्मा की फॉर्म में भी ट्रैवल होता है जो कि 7% होता है, जो कि कम ही है। नेक्स्ट वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इज़ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट वी ऑल नो, और जो ऑक्सीजन होता है वो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रिवर्सिबल मैनर दैट मीन्स कि एक बार ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया तो वो टूट भी सकता है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और जो बाइंडिंग होती है देखो यहाँ पे बात करी बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, ये प्राइमरली रिलेटेड है और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के। और जो पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन एंड टेम्परेचर आर अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विद इट्स बाइंडिंग। तो जैसे अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है ना तो कौन कौन से फैक्टर इसकी बाइंडिंग को रोक सकते हैं। तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन और टेम्परेचर। तो ऑक्सीजन का, CO2 का, हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन का और टेम्परेचर का, इन सब का पार्शियल प्रेशर, ये सब मिला के क्या करते हैं इस ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में अफेक्ट करते हैं। एक सिग्मोइड कर्व हमें मिलता है जो ऑब्टेन होता है जब परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो प्लॉट करता है अगेंस्ट PO2। इस कर्व को हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और हाईली यूज़फुल होता है जब हम फैक्टर जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ की कंसनट्रेशन और ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन ये सब पढ़ते हैं। तो एल्वेलाई के अंदर जब हाई होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो लो होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लेस H+ आयन की कंसनट्रेशन होती है और टेम्परेचर लो होता है। तो ये सारे फैक्टर है ना फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जब एल्वेलाई की बात करें तो एल्वेलाई में अपन को पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो हाई रहता है, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, कम होगा।
और अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है तो कम H+ आयन कंसनट्रेशन होती है, सबको आपको पता ही होगा। कम H+ आयन कंसनट्रेशन है और साथ ही साथ यहाँ पे कम टेम्परेचर भी है। तो देखो सब कुछ हाई है, मतलब सब कुछ लो है। इंस्टेड जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, CO2 की कंसनट्रेशन लो है, H+ की कंसनट्रेशन लो है, टेम्परेचर भी लो है, तो ये सारे फैक्टर है ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करते हैं। जबकि हम टिश्यू की बात करें जहाँ पे लो PO2 की कंसनट्रेशन और हाई CO2 की कंसनट्रेशन है, हाई H+ कंसनट्रेशन और हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, तो ये जो कंडीशन होती है ना फेवरेबल होती है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि अगर हमारे पास में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम है और CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो क्या होता है, हाई H+ कंसनट्रेशन होगी तो हाई टेम्परेचर होगा, तो ये क्या होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ने में हेल्प करता है। और जैसे क्लियरली इससे पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है ना वो बाउंड करती है हीमोग्लोबिन के इन द लंग सरफेस और डिसोशिएटेड द टिश्यू। हर 100 ml ऑक्सीजन ब्लड के डिलीवर कर सकता है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। और अगर हम CO2 की बात करें तो वो 4 ml हो जाएगा 100 ml में से। 5 ml तो कितना है, तो यहाँ देखो सिग्मोइड कर्व हमें दे रखा है जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन का दे रखा है। फिर हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, जो CO2 होता है उसको हीमोग्लोबिन के द्वारा कैरी किया जाता है बाई कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, जो कि 20-25% होता है। बाकी जो बाइंडिंग होती है वो रिलेटेड होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो मेजर फैक्टर जो बाइंडिंग के लिए अफेक्ट करता है वो है कि PCO2 हाई होना चाहिए, PO2 लो होना चाहिए। और जैसे हम टिश्यू की बात करें तो ज़्यादा बाइंडिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वेरेज जब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर कम है हमारे पास और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आता है तो वो एल्वेलाई की कंडीशन होती है। CO2 फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस और CO2 विच इज़ बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू टू डिलीवर्ड एट द एल्वेलाई। RBC जो होती है उसके पास में बहुत हाई कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम है और इसीलिए कार्बोनिक हाइड्राइड्स और माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सेम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा टू एंड दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। यानी कि जो CO2 H2 है ना उसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स मिलाएंगे तो H2CO3 मिलेगा, फिर H2CO3 में कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स मिलाएंगे तो HCO3- और H+ मिलेगा। तो ये दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकती है, हमारी रिएक्शन हो सकती है। देखो टिश्यू साइट पे जो पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का वो हाई होता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म होता है और CO2 डिफ्यूज़ करता है ब्लड के अंदर RBC एंड प्लाज्मा। मतलब यहाँ पे ब्लड की बात कर रखी ना तो RBC और प्लाज्मा, और क्या बनाता है बाइकार्बोनेट और H+। और एल्वेलर साइड पे PCO2 कम होता है तो रिएक्शन प्रोसीड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। दस जो ऑक्सीजन है, दस जो क्या है CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट इन द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वेलाई और रिलीज आउट एज CO2। तो एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वेलाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की। तो ह्यूमन बीइंग हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी है, मतलब कि अच्छी खासी एबिलिटी है कि वो क्या कर सके, अपनी मेंटेन कर सके रेस्पिरेटरी रिदम को, डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। और ये जो है ना ये सब न्यूरल सिस्टम के द्वारा होता है। एक स्पेशलाइज सिस्टम जो कि हमारे मेडुला रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्रेन के मेडुला रीजन के अंदर, जिसको अपन कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रेगुलेशन के लिए। तो रेगुलेशन के लिए प्राइमरीली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। एक स्पेशलाइज सेंटर होता है जो कि मेडुलर रीजन के अंदर होता है ब्रेन के, जिसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं। और दूसरा सेंटर होता है जो कि हमारे पास में पोन्स रीजन के अंदर ब्रेन के अंदर लोकेटेड होता है, जिसको अपन न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं, जो मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो देखो सबसे पहला हमारे पास में ह्यूमन बीइंग के पास में एक एबिलिटी होती है मेंटेन करने की। तो देखो कितने सिस्टम दे दिए हमें, 2 सिस्टम दे दिए। एक तो मेडुलर रीजन का जो कि स्पेशलाइज सेंटर होता है ब्रेन के अंदर, जिसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं, जो कि रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो दूसरा सेंटर होता है पोन्स, जो कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, वो क्या करता है, मॉडरेट करता है फंक्शंस को रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के। ठीक है, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। तो मतलब हमारी बॉडी के अंदर न्यूरल अगर सिग्नल्स जाए ना तो रेस्पिरेटरी रेट को हम चेंज कर सकते हैं। एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है विच इज़ सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर विच इज़ हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन एरिया। मतलब हमारा एक ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन में एक ऐसा एरिया है जो केमिकल से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब कि कीमोसेंसिटिव मतलब वो एक ऐसा एरिया है जो केमिकल से सेंसिटिव इन द सेंस कि वहाँ पे क्या होता है कि वो इतना हाईली सेंसिटिव होता है और क्या होता है CO2 से और हाइड्रोजन आयन से, कि जब हम इंक्रीज़ करते हैं इन सब्सटेंस की तो उसकी वजह से वो कीमोसेंसिटिव एरिया है ना वो एक्टिवेट हो जाता है।
तो एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है, हमारी रेस्पिरेटरी प्रोसेस में एडजस्टमेंट होती है और उस एडजस्टमेंट से बाय विच ये जो सब्सटेंस है ये एलिमिनेट किए जाते हैं। और जो रेस्पिरेटरी एसोसिएटेड होता है विद एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड H+ कंसनट्रेशन और सेंड करता है नेसेसरी सिग्नल्स टू द रिदम सेंटर फॉर रिमीडियल एक्शन। और जो रोल होता है ऑक्सीजन का इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिकॉग्नाइज करती है CO2 एंड H+ कंसनट्रेशन को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स। जो डिसऑर्डर्स है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के, रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो अस्थमा है सबसे पहले, इसको हम एज़मा भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर किसी को डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू सम इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, तो इन्फ्लेमेशन अगर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर हो जाए तो उसको हम कहते हैं एस्थमा। और एम्फाइसीमा क्या होता है, क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, यानी कि ऐसा डिसऑर्डर जो कि मतलब बीड़ी फूकने से आता है। रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है, मतलब अगर कोई बीड़ी फूक रहा है तो उसकी रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और एक मेजर कोज है कि जो मतलब क्रोनिक डिसऑर्डर है जो कि क्या करता है, एल्वेलाई की जो वॉल है उसको क्या कर देता है, डिक्रीज़ करता है, उसका सरफेस एरिया कम कर देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज़ के अंदर या फिर स्पेशली कुछ दोस्त जो ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, तो वहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी जो है वो फुल्ली कोप अप नहीं कर सकती सिचुएशन के लिए। तो लॉन्ग एक्सपोजर कैन ड्राइव टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू द फाइब्रोसिस, जो कि होता है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। इसीलिए जो सीरियस लंग डैमेज होता है और जो वर्कर होते हैं इंडस्ट्रीज़ में उनको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय। ठीक है, जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पे एक सेरेबेलम है। सेरेबेलम ये जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये ब्रेन के अंदर का स्ट्रक्चर है। सेरेबेलम, पोन्स, मेड्यूला, पोन्स और मेड्यूला। तो यहाँ से हमारे पास में क्या होता है कि इधर से एक डायफ्राम, इधर से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और यहाँ से इधर है ना ये एब्डोमिनल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल से जुड़ा हुआ रहता है। और यहाँ से वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स VRG, और यहाँ पे डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है। इधर साइड कीमोसेंसिटिव एरिया है और यहाँ न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और यहाँ पर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जिसको अपन RRC कहते हैं ये है। तो द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स विच इज़ DRG और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन विच इज़ इक्वल्स टू VRG, ये है हमारे पास। और ये है DRG और ये है VRG। यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग होती है DRG से। नॉर्मल इंस्पिरेशन होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप की हेल्प से। फिर जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है वो फोर्सफुल इंस्पिरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए हेल्प करता है। और अगर देखो सबसे पहले क्या होता है नॉर्मल इंस्पिरेशन, उसके लिए हमारे पास में डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप यूज़फुल होता है। फिर नॉर्मल एक्सपिरेशन, उसके लिए पैसिव प्रोसेस होती है, एकदम पैसिव, बिल्कुल नो एक्टिव प्रोसेस। फिर हमारे पास होता है फोर्सफुल इंस्पिरेशन जिसके लिए VRG, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए VRG। तो जो V है VRG दैट इज़ गोइंग टू हेल्पफुल फॉर फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपिरेशन बोथ, बट व्हेन वी टॉक अबाउट फोर्सफुल इंस्पिरेशन दैट वुड बी DRG, और जो नॉर्मल इंस्पिरेशन दैट वुड बी DRG, और जो नॉर्मल एक्सपायरेशन है दैट इज़ पैसिव प्रोसेस। और जो थर्ड है वो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि स्विच ऑफ पॉइंट है। तो जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है उससे हमारे पास में जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है कि जैसे इंस्पिरेशन का टाइम है वो कम हो जाएगा, तो जो रेस्पिरेशन की रेट है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब कि अगर इंस्पिरेशन, देखो हमारे पास इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन वो दोनों मिलकर क्या बनता है, रेस्पिरेशन बनता है। तो अगर इंस्पिरेशन का टाइम कम हो जाएगा तो एक्सपिरेशन का टाइम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर कम टाइम होगा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये बता रहा है RRC की हेल्प से ऐसा होता है। नेक्स्ट कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, तो होता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और एक होता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर जिसमें एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड लैबिरिंथ आता है। तो जो सेंट्रल होता है उसके अंदर, तो सेंट्रल कीमो रेस्पिरेटरी के अंदर मेड्यूला आता है, और जो पेरिफेरल होता है उसमें एओर्टिक और कैरोटिड के अंदर हमारे पास में क्या आता है, हाईली सेंसिटिव होता है जो कि CO2 और H+ आयन कंसनट्रेशन से और इंक्रीज़ करता है इन द सब्सटेंस, ये एक्टिवेट कर सकते हैं इस सेंटर को। इट मेक्स नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी सेंटर बाय विच दिस स्टेटमेंट्स कैन बी सिग्निफिकेंटली यूज। तो ऐसा मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो RRC है वो DRG और VRG होता है। DRG का यूज़ हम किस लिए करते हैं,
फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, और VRG का हम यूज़ करते हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन, और वैसी प्रोसेस होती है नॉर्मल एक्सपिरेशन। ऐसे करके हमें याद रखना है, पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है।